अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जब भी हमारे देश में किसानों की बातें होती हैं, उनकी फसलों की बात होती है, तो एमएसपी की बात होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात होती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात होती है। और अक्सर किसान इसके लिए आंदोलन करते रहते हैं। किसानों की मांग रहती है सरकार से कि आप जो न्यूनतम समर्थन मूल्य उनकी फसलों की तय कर रहे हैं, उस पर एक कानूनी गारंटी बना दीजिए, कानून बना दीजिए कि अगर इससे कोई कम में उनकी फसल खरीदता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। और आप देखते हैं कि अक्सर बहुत सारे लोग सपोर्ट करते रहते हैं, कुछ लोग इसका विरोध भी कहते हैं कि अगर कानून बन गया तो इसके नुकसान होंगे और इसके फायदे होंगे। तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं, जान लेते हैं। देखिए, हमारा प्यारा भारत है। आखिर एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? तो एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली वर्ष 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना के साथ शुरू की गई थी और जिसे बाद में कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि CACP नाम दिया गया। यह प्रणाली भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा किसानों की मूल्य में भारी गिरावट से बचाने के लिए बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए तैयार की गई है। एक तरह से आप कहिए कि पहले से बता दिया जाता है कि आपकी जो फसल ये आप बोएंगे उसके दाम ए मिलेंगे आपको। अगर उससे कम में अगर आप बाजार में बिकती है तो आप सरकार को वो फसल बेच सकते हैं सरकारी दुकानों पर। अगर उससे महंगे में बिक रही है आपकी, जो सरकार ने तय किया, तो आप बाजार में बेच सकते हैं। अब बात आती है कि एमएसपी की गणना कैसे होती है। तो CACP राज्य स्तर और राष्ट्रीय औसत दोनों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक फसल के लिए उत्पादन लागत की 3 श्रेणियों की गणना करता है। इसमें A2 रहता है। इसमें आप देखिए, किसानों द्वारा वहन की जाने वाली सभी प्रत्यक्ष लागतें शामिल हैं, जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक, मजदूरी की लागत, पट्टे पर ली गई भूमि, ईंधन, सिंचाई आदि। फिर आता है A2+FL। इस श्रेणी में आवेतनिक पारिवारिक श्रम के अनुमानित मूल्य को A2 लागतों में जोड़ा जाता है। एक C2 आप लोग देखते हैं, यह अधिक व्यापक लागत गणना है जिसमें A2+FL तो शामिल रहता ही है। इसके अतिरिक्त स्वामित्व वाली भूमि यानी जो भूमि रहती है उसका और भूमि किराया, अचल पूंजीगत परिसंपत्तियों पर ब्याज की लागत भी इसमें शामिल की जाती है। इसीलिए आप देखना होगा, आपने किसान C2 की मांग करते रहते हैं। सरकार का दावा है कि एमएसपी अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत मूल्य का आप देखते हैं कि कम से कम 1.5 यानी कि 1.5 गुना निर्धारित किया गया, लेकिन इसकी गणना A2+FL लागत के 1.5 गुना के आधार पर की जाती है इसमें। अब एमएसपी को वैध बनाने के पक्ष में जो लोग हैं, जो इस पर कानूनी गारंटी चाहते हैं, उनके क्या तर्क हैं। बाजार की अस्थिरता से किसानों की सुरक्षा। एमएसपी को वैध बनाने से यह सुनिश्चित होगा कि खुले बाजारों में अप्रत्याशित मूल्य उतार चढ़ाव के बावजूद किसानों को उचित मुआवजा मिले और जिससे उन्हें अधिशेष उत्पादन या वैश्विक व्यापार गतिशीलता के कारण होने वाले नुकसान से सुरक्षा मिलती है। कई बार क्या रहता है कि जो बिचौलिए होते हैं ना, वो बहुत कम दाम में आप देखते हैं कि फसल खरीदते हैं और सरकारी दुकानों तक हर किसी की पहुंच नहीं होती, हर किसान की पहुंच नहीं होती है, तो वो सस्ते में बिकता है उनका। उदाहरण के लिए 2024 में आंध्र प्रदेश में टमाटर किसानों को मूल्य अस्थिरता हानि के कारण संकटपूर्ण बिक्री का सामना करना पड़ा। विधिक एमएसपी के साथ ऐसी असमानताओं से बचा जा सकता है। 85% से अधिक किसान या तो छोटे सीमांत हैं जिनके पास औसत लगभग 0.36 हेक्टेयर भूमि है, जो मूल्य अस्थिरता के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। क्षेत्रीय और फसल समानता को बढ़ावा देना। एमएसपी को वैधानिक बनाने से कम प्रतिनिधित्व वाले राज्यों में किसानों के लिए उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित करके और दलहन व तिलहन जैसी गैर अनाज फसलों की खेती को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय असमानताओं को दूर किया जा सकता है। बिहार, उड़ीसा जैसे राज्य वर्तमान में पंजाब, हरियाणा के प्रति खरीद के पूर्वाग्रह के कारण हाशिए पर हैं। उदाहरण के लिए सन सत्र 2021-22 में खरीदे गए गेहूं का 80% 3 राज्यों, इसमें पंजाब, मध्य प्रदेश और हरियाणा से था। एमएसपी को वैध बनाने से सभी क्षेत्रों में समान खरीद सुनिश्चित करके इस असमानता को कम करने में मदद मिलेगी। ग्रामीण संकट और किसानों की आत्म क्षति को कम करना। तो दिसंबर 2023 में जारी एनसीआरबी के आंकड़ों में बताया गया कि 2022 में 6083 कृषि मजदूरों की आत्महत्या के परिणाम स्वरूप मृत्यु हुई है और विधिक एमएसपी किसानों को एक पूर्वानुमानित आय सुनिश्चित करके, ऋण पर निर्भरता कम करके तथा किसानों को होने वाले नुकसान की घटनाओं को कम करके ग्रामीण संकट को कम कर सकता है। कृषि निवेश को प्रोत्साहित करना। विधिक एमएसपी के माध्यम से सुनिश्चित रिटर्न के साथ किसान बेहतर बीज, प्रौद्योगिकियों और संधारणीय प्रथाओं में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। उदाहरण के लिए गन्ने के लिए FRP सत्र 2023-24 की कीमत की तुलना में सत्र 2024-25 में 8% अधिक है, ने लाभप्रदता सुनिश्चित की है, इनपुट में निवेश को प्रोत्साहित किया, उत्पादकता में वृद्धि की है।
बिचौलियों द्वारा शोषण को कम करना। शांता कुमार समिति की 2015 की रिपोर्ट में से पता चलता है कि केवल 6% किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य से लाभान्वित होते हैं, जिसका अर्थ है कि 94% किसानों को एमएसपी का अपेक्षित लाभ नहीं मिलता है। विधिक एमएसपी से कृषि बाजारों पर हावी बिचौलियों को की शोषणकारी प्रथाओं को दरकिनार किया जा सकता है। जलवायु संचालित कृषि जोखिमों से निपटना। तो जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम की अनिश्चितता बढ़ रही है। ऐसे में विधिक एमएसपी फसल हानि से प्रभावित किसानों के लिए आय स्थिरता सुनिश्चित करता है। उदाहरण के लिए बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं ने वर्ष 2023 में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में 5.23 लाख हेक्टेयर से अधिक गेहूं का फसल नुकसान पहुंचाया, और जिससे कटाई में चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं तथा उपज के महत्वपूर्ण नुकसान की चिंताएं उत्पन्न हुई हैं। भारत के कृषि निर्यात को सुदृढ़ करना। विधिक एमएसपी फ्रेमवर्क एक पूर्वानुमानित मूल्य निर्धारण व्यवस्था प्रदान करता है, और जिससे उत्पादन को वैश्विक मान के अनुरूप बढ़ाने और निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए सत्र 2022-23 में देश का चावल निर्यात कुल $11 बिलियन था, और जिसमें बासमती चावल के निर्यात मूल्य में सत्र 2023-24 के लिए 21.9% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ऐसे उपायों से व्यापार असंतुलन कम हो सकता है। भारत की वैश्विक कृषि वित्तीय स्पर्धात्मकता बढ़ सकती है। अब देखिए, एमएसपी को वैध बनाने के विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं। जो लोग विरोध करते हैं उनके क्या तर्क हैं। वो कहते हैं राजकोष पर राजकोषीय बोझ। सभी पात्र फसलों पर कानूनी रूप से अनिवार्य एमएसपी लागू करने से सरकार के वित्त पर काफी दबाव पड़ेगा। ये जो विरोध करते हैं ना, वो अपने तर्क देते हैं। तो आप लोगों को दोनों याद रखना है। अगर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को बड़ा पॉजिटिव होकर लिखना चाहिए। क्रिसिल मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स ने अनुमान लगाया कि कृषि विपणन वर्ष 2023 में सरकार के लिए एमएसपी गारंटी की वास्तविक लागत लगभग 21,000 करोड़ रुपए रही है। यह आंकड़ा भारत के कुल बजटीय व्यय का एक बड़ा हिस्सा दर्शाता है, जिससे राजकोषीय स्थिरता को लेकर चिंताएं उत्पन्न होती हैं। अनियमित बाजारों में कार्यान्वयन चुनौतियां। कृषि लेन देन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा विनियमित मंडियों के बाहर होता है, और जिससे विधिक एमएसपी का परिवर्तन जटिल हो जाता है। महाराष्ट्र में वर्ष 2018 में एमएसपी को अनिवार्य करने के प्रयास के कारण व्यापारियों ने बहिष्कार किया था। यह विधिक और अनौपचारिक बाजार चैनलों में एमएसपी की निगरानी और एवं उसे लागू करने में व्यवहारिक कठिनाइयों को उजागर करता है। मुद्रास्फीति संबंधी दबाव। विधिक एमएसपी के माध्यम से फसलों की उच्च कीमतें अनिवार्य करने से खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, और जिससे उपभोक्ताओं विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि एमएसपी में 1% की वृद्धि से मुद्रास्फीति में 15% यानी कि 15 आधार अंकों की वृद्धि हो सकती है, और जिससे समग्र आर्थिक स्थिरता प्रभावित हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निहितार्थ। एमएसपी को वैध बनाना कृषि सब्सिडी पर विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के साथ टकराव उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे संभावित रूप से व्यापार विवाद उत्पन्न हो सकता है। भारत ने पहले भी चावल पर सब्सिडी सीमा के पार करने के लिए डब्ल्यूटीओ के पीस क्लॉज का सहारा लिया था, जो अंतर्राष्ट्रीय परिणाम से बचने के लिए सब्सिडी नीतियों में आवश्यक नाजुक संतुलन को दर्शाता है। डब्ल्यूटीओ के बारे में याद रखिएगा, इस तरह के संगठनों से भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। अकुशल संसाधन आवंटन का जोखिम। विधिक एमएसपी किसानों को चावल और गेहूं जैसी एमएसपी समर्थित फसलों को आसंगत रूप से उगाने के लिए प्रोत्साहन कर सकता है, और जिससे भूजल की कमी और मृदा के क्षरण जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। पंजाब हरियाणा ने वर्ष 2003 से 2020 के दौरान 17 वर्षों में 64.6 बिलियन क्यूबिक मीटर भूजल खो दिया है। विधिक एमएसपी से इस अस्थिर संसाधन उपयोग के बढ़ने का खतरा है। नकारात्मक पर्यावरणीय परिणाम। एमएसपी समर्थित एकल कृषि विशेष रूप से धान और गन्ना जैसी अधिक जल खपत वाली फसलों की जैव विविधता का ह्रास, मृदा लवणता, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से जुड़ी हुई है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में गन्ने की कृषि में राज्य के सिंचाई जल का 70% खपत होता है, और विधिक एमएसपी आ जाने में ऐसे पर्यावरणीय मुद्दों को बढ़ा सकता है। सरकारी खरीद तंत्र पर अत्यधिक बोझ। एमएसपी को वैध बनाने से सार्वभौमिक खरीद की आवश्यकता होगी, जिससे भंडारण क्षमता और वितरण प्रणाली पर अत्यधिक बोझ पड़ेगा। भारत का खाद्य उत्पादन 311 एमएमटी है, लेकिन भंडारण क्षमता केवल 145 एमएमटी है, और जिसके परिणाम स्वरूप 166 एमएमटी की कमी है, जबकि अन्य देशों में 131 अधिशेष भंडारण क्षमता है। भारत को 47% की कमी का सामना करना पड़ रहा है। और आप देखते हैं विधिक एमएसपी के माध्यम से खरीद बढ़ाने से पहले से ही
तनावग्रस्त इन प्रणालियों पर और अधिक दबाव पड़ेगा। पूरक बाजार सुधारों का कानूनी एमएसपी कृषि बाजारों में गहन संरचनात्मक मुद्दों जैसे अकुशल कृषि उपज बाजार समिति प्रणालियों और प्रत्यक्ष किसान बाजार संपर्कों की कमी की भरपाई किए बिना मूल्य गारंटी पर ध्यान केंद्रित करेगा। एपीएमसी मंडियां कुछ क्षेत्रों तक सीमित हैं, जिससे विशाल क्षेत्र विनियमित बाजारों तक अभिगम से वंचित रह जाता है। उदाहरण के लिए भारत में प्रत्येक 496 वर्ग किलोमीटर पर केवल एक मंडी है, जो कि राष्ट्रीय किसान आयोग की प्रत्येक 80 वर्ग किलोमीटर पर एक मंडी की अनुशंसा से बहुत कम है। भारत में एमएसपी प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं, ये याद रख लीजिए। कमी मूल्य भुगतान प्रणाली लागू करना। सरकार प्रत्यक्ष अंतरण तंत्र के माध्यम से किसानों को एमएसपी और बाजार मूल्य के बीच के अंतर की भरपाई कर सकती है, कि जो उनकी कम में फसल बिकेगी ना, तो उसका बीच का जो अंतर रहेगा उसी की भरपाई। इससे बड़े पैमाने पर खरीद से बचने के कारण राजकोषीय बोझ कम हो जाता है, साथ ही किसानों को उचित मुआवजा मिलना भी सुनिश्चित होता है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य ने भावांतर भुगतान योजना का प्रयोग करके इसकी व्यवहारिकता प्रदर्शित की है। रियल टाइम मूल्य ट्रैकिंग के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्मों के साथ संयुक्त रूप से डीपीपी को देश भर में लागू करने से आय के अंतर को प्रभावी ढंग से कम किया जा सकता है। विकेंद्रीकृत खरीद तंत्र को बढ़ावा देना। राज्य सरकारों और स्थानीय स्वयं सहायता समूहों को शामिल करने के लिए खरीद को विकेंद्रित करना व्यापक भौगोलिक कवरेज तथा समान लाभ वितरण सुनिश्चित करता है। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ में धान की विकेंद्रीकृत खरीद स्थानीय किसानों को शामिल करने में सफल साबित हुई है। विकेंद्रीकरण से खरीद में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर किया जा सकता है, साथ ही केंद्रीय भंडारण प्रणालियों पर संभार तंत्रीय दबाव को भी कम किया जा सकता है। एपीएमसी को बढ़ावा देना। कृषि उपज बाजार समितियों का आधुनिकीकरण और उन्हें ई नैम राष्ट्रीय कृषि बाजार के साथ एकीकृत करने से पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी बाजार का निर्माण हो सकता है, जो गुजरात के एपीएमसी सुधारों व मॉडल एपीएमसी अधिनियम पर आधारित होगा। एपीएमसी मंडियों की संख्या में वृद्धि, उनकी कार्यकुशलता में सुधार तथा किसानों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने में से उन्हें बिचौलियों के शोषण को कम करते हुए बेहतर कीमतों पर मोल भाव करने में सशक्त बनाया जा सकता है। एमएसपी प्रोत्साहन के माध्यम से फसल वृद्धिकरण को प्रोत्साहित करना। दालों, तिलहन और कदन्न के लिए उच्च एमएसपी से चावल एवं गन्ने जैसी अधिक जल खपत वाली फसलों से ध्यान हटाया जा सकता है। यह संधारणीय कृषि के लक्ष्यों के अनुरूप है तथा पर्यावरणीय क्षरण को कम करता है। अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष 2023 में कदन्न पोषक अनाजों को बढ़ावा देने वाले सरकारी कार्यक्रमों की सफलता विविधीकरण को प्रोत्साहित करने और कृषि परिस्थितिकी के लिए समर्थन के अनुरूप एमएसपी की क्षमताओं को उजागर करती है। जलवायु अनुकूल समर्थन तंत्र। जलवायु अनुकूल एमएसपी लागू किया जाना चाहिए और जिसमें अन्य अनियमित वर्षा और कीटों के हमलों जैसे जोखिमों को ध्यान में रखा जाए। यह प्रणाली एमएसपी निर्धारण को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी बीमा योजनाओं के साथ जोड़ सकती है, ताकि जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील किसानों के लिए सुरक्षा कवच तैयार किया जा सके। सूखा सहिष्णु फसलों के लिए स्थानीय एमएसपी स्थापित करने से जलवायु संबंधी फसल विफलताओं के आर्थिक प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। किसान उत्पादक संगठनों को सुदृढ़ बनाना। एफपीओ संसाधनों को एकत्रित करने तथा छोटे और सीमांत किसानों के लिए बेहतर बाजार अभिगम सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। एफपीओ को एमएसपी परिचालनों से जोड़ने से सामूहिक सौदाकारी शक्ति सुनिश्चित होती है और बिचौलियों पर निर्भरता कम होती है तथा प्रत्यक्ष बाजार संपर्क की सुविधा मिलती है। यह उपागम आत्मनिर्भर भारत पहल के 10,000 एफपीओ गठन करने के सरकार के उद्देश्य के अनुरूप भी है। एमएसपी के साथ संधारणीय प्रथाओं को एकीकृत करना। एमएसपी को संधारणीय कृषि प्रथाओं जैसे कि कम रासायनिक उर्वरक प्रयोग, फसल चक्र और जैविक कृषि के पालन पर सशक्त बनाए जाने की आवश्यकता है। स्थिरता मापदंडों से जुड़े हरित एमएसपी के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित करने में पर्यावरणीय चिंताओं का समाधान हो सकता है। आंध्र प्रदेश में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि जैसे पायलट कार्यक्रम देशव्यापी कार्यान्वयन का मार्गदर्शन कर सकते हैं। आधुनिक भंडारण एवं भंडारण क्षमता का विस्तार। सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से आधुनिक भंडारण अवसंरचना में निवेश करके अनाज संग्रहण की बहुत बड़ी कमी को दूर किया जा सकता है और शीघ्र खराब होने वाली फसलों के लिए शीत भंडारण श्रृंखलाओं का विस्तार करने से बागवानी उत्पादन के लिए एमएसपी कवरेज सुनिश्चित होती है।
उन्नत भंडारण सुविधाएं फसल उपरांत नुकसान को न्यूनतम करती हैं तथा किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करती हैं। एमएसपी को निर्यात रणनीतियों के साथ एकीकृत करना। वैश्विक वित्तीय स्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए एमएसपी नीतियों को निर्यातोन्मुख उत्पादन के साथ संरेखित किए जाने चाहिए। एमएसपी और गुणवत्ता प्रमाणीकरण द्वारा समर्थित बासमती चावल, कुछ तिलहन जैसी फसलों को प्रोत्साहित करने से कृषि निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है और इससे घरेलू खरीद का राजकोषीय बोझ कम होता है और भारत का कृषि व्यापार संतुलन सुदृढ़ होता है। फसल विशिष्ट प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन इकाइयों का विकसित करना। मूल्य संवर्धन बढ़ाने और बर्बादी को न्यूनतम करने के लिए एमएसपी खरीदी गई फसलों को कृषि प्रसंस्करण उद्योगों से जोड़ने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में दलहन प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने से किसानों के लिए आय उत्पन्न हो सकती है और ग्रामीण रोजगार का सृजन हो सकता है। यह प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जैसी योजनाओं के अनुरूप है जिसका उद्देश्य फसल उपरांत बुनियादी अवसंरचना को मजबूत करना है। रियल टाइम मूल्य निर्धारण के लिए तकनीकी समाधान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर ऐसे प्लेटफॉर्म विकसित किए जा सकते हैं जो रियल टाइम बाजार मूल्यों की निगरानी करे और एमएसपी का कार्यान्वयन में पारदर्शिता प्रदान करे। ये प्लेटफॉर्म मूल्य प्रवृत्तियों का पूर्वानुमान करने, किसानों को बेहतर फसल चयन में सहायता करने और बाजार शोषण को कम करने में मदद कर सकते हैं। गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए श्रेणीबद्ध एमएसपी प्रदान करना। फसल की गुणवत्ता के आधार पर एक स्तरीय एमएसपी संरचना लागू करने के साथ ही किसानों को बेहतर बीजों और कटाई के बाद की देखभाल में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए प्रीमियम ग्रेड अनाज के लिए उच्च एमएसपी निर्यात गुणवत्ता वाली वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित कर सकता है और इनपुट सब्सिडी के स्थान पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का विस्तार करना। इनपुट सब्सिडी उर्वरक बीज को सीधे नगद अंतरण में शामिल करने से किसानों को सरकारी व्यय को कम करते हुए उत्पादन में लचीले ढंग से निवेश करने की सुविधा मिलती है। तेलंगाना की रायतु बंधु योजना में सफलतापूर्वक संचालित इस मॉडल को देश भर में लागू किया जा सकता है तथा आय समर्थन सुनिश्चित करने के लिए इसे एमएसपी गारंटी के साथ जोड़ा जा सकता है। निगरानी और शिकायत निवारण तंत्र को बढ़ाना, कार्यान्वयन की निगरानी और किसानों की शिकायतों का समाधान एवं समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए समर्पित एमएसपी निगरानी समितियों की स्थापना की जानी चाहिए। कृषि बाजारों के लिए एक सुदृढ़ प्रणाली प्रक्रिया में जवाबदेही और पारदर्शिता ला सकती है। उभरते कृषि क्षेत्रों के लिए एमएसपी को बढ़ावा देना, एमएसपी कवरेज का विस्तार करके इसमें कोनोआ और अलसी औषधीय पौधों जैसी नई फसलें शामिल की जा सकती हैं जो बदलती उपभोक्ता मांग एवं निर्यात क्षमता को प्रतिबिंबित करती है और इससे किसानों की आय स्रोतों में विविधता आएगी और भारत की कृषि रणनीतिक वैश्विक रुझानों के अनुरूप होगी। तो इतनी जानकारी जरूर रखिएगा। अगर क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आप लोग बहुत बेहतर इसका जवाब भी दे पाएंगे, लिख पाएंगे। अब आपका कोई मेरे लिए सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।